तो इसलिए मैं वेक्टर्स पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, ऑनलाइन में सबको मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? अगर किसी को आवाज नहीं आएगी तो बोल देना मुझे कि नहीं आ रही है या कुछ करना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में? यस सर। गुड, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे मिसिंग है क्या क्लास में भी? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर क्वांटिटीज की। क्या क्या होते हैं ये वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर? एनी आइडिया? वेक्टर, स्केलर, टेंसर क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्केलर। स्केलर क्या होता है? क्या होता है? एक तुम बताओ यार। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? मास, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आती है क्वांटिटी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, ये तो है ही, साथ में कंडीशन क्या है कि ये क्वांटिटीज क्या करती हैं? ये फॉलो करती हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स और वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। फिर एक क्वांटिटी आती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर देयर but these quantities do not follow triangle law of addition। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सी है ये? करंट। अब करंट देखो, करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, बोलते हैं वायर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम उसको टेंसर क्वांटिटीज में डाल देते हैं। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है? आओ आगे चलते हैं। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर मैंने क्या बोला, उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। वेक्टर जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक एरो बना देंगे हम, एक एरो बना देते हैं और ऐसे दिखाते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसा वेक्टर बनाने का मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं ए टू बी, यानी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड कितना दिखा रहे हैं? जो भी इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अगर मुझे बोलना होगा कि वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर मतलब इसका लेंथ, और वेलोसिटी का तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन ये दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन दिखाया जाएगा और उसके साथ में क्या दिखाया जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। मतलब ये एरो कितना बड़ा या कितना छोटा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड पे। और ये एरो का ये जो है हेड है, ये क्या दिखा रहा है? उसका डायरेक्शन। तो इनिशियल पॉइंट अपने पास यहाँ पे क्या है? ए, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट को बहुत बार टेल भी बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट जो है वो है बी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये जो वेक्टर है ये जिस लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये जिस लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये वाली लाइन क्या होती है? सपोर्टिंग लाइन। जिस लाइन के ऊपर ये वेक्टर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग लाइन। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा?
इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा ए टू बी। जनरली आप इसको ऐसे बोल सकते हो टेल टू हेड। इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या हम इसी को कैसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी। ये जो भी एरो बनाया उसका जो भी लेंथ होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब समझना वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये वेक्टर डिनोट करने का तरीका क्या है, आप लिखो ए बी, मतलब पहले इनिशियल पॉइंट बाद में फाइनल पॉइंट, और उसके ऊपर क्या बना दो, एक एरो। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। या ए बी लिखा और इसके ऊपर क्या बना दिया, बार। ये भी इसको डिनोट करने का तरीका है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो बोल देंगे दिस इज वेक्टर स्मॉल ए और वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, कुछ भी। तो जो भी लिखा जाएगा, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिखा गया हो, चाहे वो इस तरीके से लिखा गया हो, लेकिन उसके ऊपर आपको हमेशा एरो या बार दिखाई पड़ रहा होगा। ये बात समझ में आती है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा मॉड ऑफ ए बी, या फिर मॉड ऑफ, अगर वेक्टर इस फॉर्म में बार के फॉर्म में लिखा गया तो ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है ये, यहां तक सबको समझ में आता है, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेक्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि सपोर्टिंग लाइन क्या है, हेड क्या है, टेल क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब देख लिया हमने। मूविंग ऑन, अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, कि वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को जनरली ऐसा जीरो के ऊपर बार बना करके दिखाते हैं। जीरो वेक्टर की खास बात क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है जीरो। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। क्या है, इनडिटरमिनेट, मतलब कि उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। जब आपको वेक्टर डिनोट करना होगा तो भाई इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो हम डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे कि कहां, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीरो वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, बस ये बोल देते हैं कि डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करी जा सकती। बट जीरो वेक्टर, क्योंकि मैथमेटिक्स करानी है ना इसके ऊपर पूरी, इसलिए जैसे मैथमेटिक्स में जीरो का रोल होता है वैसे यहाँ पे जीरो वेक्टर का रोल होता है। अब हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, जीरो वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है सबको? इसके बाद दूसरा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से दिखाया जाता है जब भी हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर तो जब आप डिनोट करोगे तो कैसे डिनोट करोगे, ए कैप, हमेशा कैप से दिखाया जाता है। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, होता है 1। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही रहेगी जो वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, कैसे निकालोगे, जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आने लगेगा, यूनिट वेक्टर। या यहीं से एक चीज और भी समझी जा सकती है कि कोई भी वेक्टर अगर लिखना हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। अब देखो ऐसे भी देखो, कोई भी वेक्टर कैसे लिखा गया, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज शोइंग व्हाट, डायरेक्शन। अब जैसे मान लो यहां पे अपने पास एक वेक्टर था ए, ये था वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में जो 1 यूनिट का वेक्टर होगा, ये बड़ा वाला वेक्टर था, इसी की डायरेक्शन में जो 1 यूनिट का वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। मतलब ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये डायरेक्शन बता रहा है। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वेक्टर में कैसे मिलता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय
यूनिट वेक्टर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो उसका वन ही है। समझ में आ रहा है? अब यहीं से हमें एक चीज और समझ में आती है। क्या समझ में आती है? या उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड सबने देखा हुआ है ना, सबने देखा एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ये क्या करती है? राइट हैंड कर्ल रूल फॉलो करती है। राइट हैंड कर्ल रूल का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड इस तरीके से चलती है, एक्स वाई, मतलब अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स टू वाई रोटेट करोगे तो थंब कहां जाएगा? जेड में। वाई टू जेड रोटेट करोगे तो थंब कहां जाएगा? एक्स में। जेड टू एक्स रोटेट करोगे तो थंब कहां जाएगा? वाई में। समझ में आ रहा है? कई बार वो इससे ये भी पूछ लेता है कि बताओ एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि ये बना एक सिस्टम तो सबने देखा ही हुआ है कि ये है एक्स, ये है वाई, ये है, क्लियरली दिख रहा है। एक्स टू वाई रोटेट किया तो थंब का डायरेक्शन कहां जा रहा है? जेड की डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं ऐसे दिखाता कि सपोज करो ये है वाई और ये है एक्स, अब बताओ कहां जाएगा? तो आप बोलोगे ये है एक्स, राइट हैंड एक्स, फिंगर्स को एक्स की डायरेक्शन में रखा, वाई की डायरेक्शन में रोटेट किया, तो जेड कहां जा रहा है? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड आउटसाइड कैसे रिप्रेजेंट करते पता है ना? ये होता है और ये, मार खाओगे सारे के सारे, ये आउटसाइड होता है और ये इनसाइड होता है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ। पहला ही क्वेश्चन पूछा, सबने गलत बताया, सब उल्टा बोल रहे हैं। हाँ ये इनसाइड जा रहा है, ये इनसाइड नहीं आउटसाइड है, और ये इनसाइड है। तो अगर मुझे यहाँ पे जेड का डायरेक्शन दिखाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? इनसाइड। या डिनोट करना चाहो तो आप ऐसे डिनोट कर सकते, अंदर की तरफ। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अब आता है पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में डेफिनेशन थोड़ी सी अलग अलग होती है। मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बाद लाइक एंड अनलाइक पे, जबकि फिजिक्स में उसी लाइक एंड अनलाइक को बोल देते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो थोड़ा नाम बदल जाता है लेकिन कहानी पूरी वैसी ही है। तो मैं डेफिनेशन बताता हूं और फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब समझना। मैं बोल रहा हूं कि टू और मोर वेक्टर्स आर said to be parallel if their supporting lines are parallel. If their supporting lines are parallel. और कोलिनियर कब होंगे? जब उनका सेम सपोर्टिंग लाइन होगा। ठीक है, अगेन टू और मोर वेक्टर्स आर said to be collinear if they have same supporting line. सेम सपोर्टिंग। भाई कोई डाउट आएगा ना तो मुझे बीच में रोक रोक करके पूछते जाना है, ठीक है? अब देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, कुछ सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये सपोर्टिंग लाइंस दो पैरेलल सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर, यहां बना रहा हूं वेक्टर। दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर। अब बताओ क्या ए और बी पैरेलल है? यस, बिल्कुल पैरेलल है। आप यहां से बोल सकते हो कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर। क्या ए और सी पैरेलल है?
इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, इन मैथमेटिक्स ये पैरेलल है, इन मैथमेटिक्स ये क्या है, पैरेलल है। फिजिक्स में इसको हम एंटी पैरेलल बोल देते हैं, लेकिन यहां पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है। आप तुम बोलोगे सर डायरेक्शन तो उल्टा है, उसके लिए एक अलग नाम रखा गया है, अनलाइक वेक्टर। क्या नाम रखा गया है दोनों पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर कौन से होंगे अभी आगे बता दूंगा। लाइक कौन से होंगे, जिनका दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अनलाइक कौन से होंगे, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, वो हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। है दोनों पैरेलल। बी एंड सी कोलिनियर, और कोलिनियर के साथ साथ अनलाइक। बी एंड सी आर कोलिनियर, और कोलिनियर के साथ साथ में क्या, अनलाइक भी है। अब कोलिनियर एक्चुअली देखा जाए तो पैरेलल का एक स्पेशल केस है। कोलिनियर देखा जाए तो पैरेलल का एक स्पेशल केस है, आता वो भी उसी के अंदर है, बस स्पेसिफिक नाम दे दिया गया कोलिनियर। ये बात समझ में आ रही है। इसके साथ में एक कंडीशन और है, अगर कभी भी, और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कभी भी आपको ये, मैं स्टार मार्क बना दे रहा हूं इसके ऊपर, इफ A is parallel to B, then A can be written as lambda times B, where lambda is a scalar। अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव होगा तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, हर जगह पर यूज होता है ये, तो ये हमें याद रखना है अच्छी तरीके से। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ये देख, जैसे ये है और ये है, ए और बी, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, डिफरेंस किस में, मैग्नीट्यूड में। हो सकता है बी का मैग्नीट्यूड ए का डबल हो, बी का मैग्नीट्यूड ए का डबल हो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने आप, हाफ। क्या आ जाएगा, हाफ, क्योंकि बी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स है। अगर ट्रिपल हुआ तो 3 टाइम्स है, अगर 1.5 गुना हुआ तो 3/2 कर दोगे। मेन डिफरेंस किस में है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो कोई डिफरेंस है नहीं। तुम बोलोगे सर ए और सी में कैसे करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। माइनस करने के बाद वैल्यू अपने डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाती है ना, तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही तो डिफरेंस है, और क्या है। तो जब भी पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे तो आप क्या बोल सकते हो कि दोस वेक्टर्स कैन बी रिटन लाइक दिस, ए इज व्हाट, लैम्डा बी। क्लियर है ये? तो मैंने यहां पे तुम्हें लाइक एंड अनलाइक वेक्टर भी बता दिया है। डायरेक्शन सेम है तो लाइक, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक। डिसलाइक मत लिख देना, डिसलाइक अलग चीज होती है, घृणा करना होता है उसका मतलब, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स, तो हम क्या बोलेंगे, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। अब इक्वल का मतलब क्या है, कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। देन आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होगा, सबका सेम इनिशियल पॉइंट हो, तो वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स if they have same initial point। सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कि यहीं से वो इनिशिएट हो रहा है। एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, फिर दूसरा इधर जा रहा है बी, फिर एक इधर जा रहा है सी, इन सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। को टर्मिनस क्या हो जाएगा, इनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। अलग से मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। देखो पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, वेक्टर्स जो है वो मैथ का पार्ट है, लेकिन मैथ में जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया गया वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर की जरूरत मैथ को थी नहीं, वेक्टर की जरूरत थी फिजिक्स को, और फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के चलता नहीं है, तो इसके लिए ये मैथ्स में घुसाया गया।
हैं सारे कंसेप्ट फिजिक्स वाले। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, अच्छा ये बताओ, सोच के बताओ, लोकलाइज वेक्टर क्या होगा और फ्री वेक्टर क्या होगा? जो जिसमें शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, मतलब उसका कुछ फिक्स इनिशियल या कुछ फिक्स फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है ना, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन फिक्स होगा या फिक्स इनिशियल पॉइंट होगा। तो जब हम लोकलाइज्ड वेक्टर की बात करते हैं तो लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब क्या हो गया, उसमें शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस वेक्टर हैज, इट हैज फिक्स्ड इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल या फाइनल पॉइंट फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स पढ़ के आए हो, 11th 12th कंप्लीट करके आए हो, किसी को तो पता होगा फिजिक्स में। सोचो कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है या फाइनल पॉइंट फिक्स? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट बताते ना, कहां से शुरू हुए कहां पे खत्म हुए। अगर आप किसी पाथ को ट्रेवल करोगे, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये गुड़गांव से मुंबई जा रहा हूं, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया गुड़गांव और फाइनल पॉइंट हो गया मुंबई, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे और अपने आप वेक्टर बन गया। यस और नो? क्या उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्पेस में उठा करके या किसी प्लेन में उठा करके इधर उधर किया जा सकता है? अगर आपने उसको थोड़ा सा भी हिला दिया तो इनिशियल पॉइंट गुड़गांव से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ना, फाइनल पॉइंट मुंबई से समुद्र में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? वेट, जब आप बोलते हो फिजिक्स में कि सर ये बॉडी है, इसका मास m है, तो इसका m यहां लग रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना कि mg यहां पे लग रहा है। जब आप बोलते हो कि ये मैंने क्या किया कि यहां पे एक मास लटका दिया, तो इसमें एक टेंशन होगी, तो टेंशन का डायरेक्शन फिक्स है ना, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन भी फिक्स है, इस पॉइंट से इधर की तरफ होगी टेंशन। क्या इस टेंशन को यहां से हटाया जा सकता है, कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो? नहीं। क्या इस वेट को इस बॉडी से हटा करके कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना। नॉर्मल फोर्स अगर कहीं लगता है तो वो भी क्या है, लोकलाइज वेक्टर है। भाई सपोज करो कि मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूं, तो इसके गाल पे फोर्स लगेगा ना, क्या इसको फ्री करके मैं उसको भी मार सकता हूं कि थप्पड़ इसको मारा दर्द उसको हो रहा है? नहीं हो सकता ना ये। लोकलाइज वेक्टर समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वेक्टर जो हम पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं? लोकलाइज वेक्टर। मैक्सिमम वेक्टर कैसे होते हैं? लोकलाइज वेक्टर। अब दूसरा क्या होता है? फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? प्लेन या स्पेस में इनको मूव कराया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? इट कैन बी मूव्ड, और मूव करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट कैन बी मूव्ड इन प्लेन और स्पेस without changing its magnitude and direction. Yes. Example. मास तो वेक्टर ही नहीं है, मास तो स्केलर है। ऐसा वेक्टर बताओ जिसको हम स्पेस में घुमा सकते हो या प्लेन में ही घुमाते चलो। टॉर्क। टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं, लेकिन टॉर्क को प्लेन में कैसे घुमाओगे? हाँ डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन किसी ने नहीं बना किया कि डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। बताओ भाई, सब लोग सोचो और बताओ मुझे जल्दी से। ये सब क्वेश्चन मुझसे एंग्लो ईस्टर्न में पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में।
एक्सेलरेशन को कैसे मूव करोगे ये बताओ, एक्सेलरेशन को कैसे मूव करोगे? सोचो, मैं बाइक पे जा रहा हूं, एक्सेलरेटर दिया, मिल गया एक्सेलरेशन। क्या मुझे मिलने वाला एक्सेलरेशन तुम्हें मिल सकता है? तो कैसे मूव किया? एक्सेलरेशन तो उसी को मिलेगा ना जिस बॉडी को आप फोर्स दे रहे होगे, जिस पे आप फोर्स लगाओगे उसे एक्सेलरेशन मिलेगा। आप बताओ, तुम लोगों ने अभी तक वो नहीं सुना क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब कहां पे होता है? सर्कल में। कोई एक बॉडी सर्कल में घूम रही होती है ऐसे, मान लो कि यहां से एक बॉडी स्टार्ट हुई और घूम करके यहां तक आ गई है, ये थीटा का एंगल इसने कवर कर लिया है और किसी वेलोसिटी से घूम रही है। मैं बोल रहा हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ। घूम कैसे रहा है हमें पता है, ये यहां से ऐसा जा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर नहीं होता, वो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है ना, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे तुम बोलोगे कि सर ये मान लो ये यहाँ पे था, ये v वेलोसिटी से इस मोमेंट पे था, तो ये वेलोसिटी जो v है इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। मान लो मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड फिक्स है, इधर भी v है, बस डायरेक्शन बदल गया, तो अगेन इट इज व्हाट, इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? चलो, व्हाट इज वेलोसिटी? डेफिनेशन क्या होता है वेलोसिटी का? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो थीटा, थीटा तो मैग्नीट्यूड है भाई, थीटा तो मैग्नीट्यूड हुआ ना। तुम बोलोगे कि सर 60 डिग्री का एंगल घूम गया, तो 60 डिग्री हमें मिल गया, क्या डायरेक्शन दिख रही है उसमें? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज का तो मतलब ऐसा हो गया, क्या ये कोई डायरेक्शन है? या क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन है? डायरेक्शन तो फिक्स डायरेक्शन होती है ना। तो अब समझो यहां पे, अब तुम लोग सब के सब इसमें कंफ्यूज हो। अगर एंग्लो में किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तुम सब उड़ जाओगे एक बार में। फिजिक्स ने क्या किया? मैथमेटिक्स को यूज किया एज इट्स लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन दिखाएं कैसे? तो उन्होंने पता क्या किया? फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो जो थंब का डायरेक्शन आता है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? अबव द प्लेन। अब इसका कोई फिक्स पॉइंट है क्या? नहीं, ये यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं पे भी रखो, तो आया जा सकता है। फिजिक्स में कई जगह तुमने एरिया वेक्टर पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हो। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया के परपेंडिकुलर है ना, लेकिन उसका कोई इनिशियल पॉइंट है क्या? इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी रखो। तो ये सब वेक्टर कैसे होते हैं? लोग फ्री वेक्टर्स। मैथमेटिक्स में हम जो मैक्सिमम वेक्टर्स पढ़ते हैं वो कौन से वाले पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर्स। बात समझ में आई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकलाइज्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर? अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड तो बता सकते हो अभी? गुड। नाउ कोप्लेनर वेक्टर्स, या तो वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे या फिर एक प्लेन के पैरेलल होंगे। क्योंकि अगर फ्री वेक्टर है, प्लेन के पैरेलल है, तो घुमा करके ले जाओ, प्लेन में रख दो, इट इज फ्री टू मूव इन द स्पेस। तो हम क्या बोलेंगे? थ्री वेक्टर्स, मिनिमम तो 3 होने चाहिए।
दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर कभी भी बनाओगे वो हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। कि भाई दो वेक्टर में दो पॉइंट ये आ गए, कोई एक पेन और दो मुझे, ये है, चलो एक ये है एक ये है, फ्री वेक्टर की बातें चल रही हैं, मैं इसको लेकर के यहाँ आ गया। तो कितने पॉइंट आए, एक दो तीन, चार नहीं तीन, क्योंकि दो तो पॉइंट यही मिल गए, एक दो तीन, और तीन पॉइंट को मिला करके क्या बनता है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा होता है, प्लेनर, हमेशा प्लेन। तुम बोलोगे सर चार पॉइंट को मिला करके तो स्क्वायर बन जाता है, हाँ बन जाता है, अगर वो चारों एक प्लेन में हुए तो। अगर चार ऐसे हैं, एक दो तीन चार, इन चारों को मिला करके स्क्वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात। लेकिन तीन जो होते हैं, ये तीन हमेशा कोप्लेनर होते हैं क्योंकि ट्राइंगल बन जाता है। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। क्या बोलेंगे, थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई। तो इसके लिए मैं दोनों कंडीशन डाल देता हूं, इफ ईदर दे लाई इन सेम प्लेन और सर को ही मैंने, और दे आर पैरेलल टू अ कॉमन प्लेन। या तो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए या एक प्लेन के पैरेलल हो जाए। जैसे मान लो कि ये वाला प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, मैंने एक वेक्टर ये बना दिया यहाँ पे, दूसरा वेक्टर मैंने यहां रखा जो इस प्लेन के पैरेलल है, तीसरा वेक्टर मैंने यहां रखा। तो आप क्या करोगे, ये फ्री वेक्टर से आप उठा करके इनको यहां तक ले जा सकते हो ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, तो सेम प्लेन में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर कौन से हैं, या तो वो प्लेन में लाई करने चाहिए एक ही प्लेन में, या फिर अगर वो एक प्लेन के पैरेलल भी होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर, यहां तक सब समझ में आ रहा है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिए। ठीक है, ये हमने सारे के सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम देख ही चुके हैं वैसे देखा जाए तो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब मैंने पैरेलल वेक्टर पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि a इक्वल टू लैम्डा बी। अगर किसी भी वेक्टर में आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड में ही तो चेंज आएगा, डायरेक्शन तो या तो सेम रहेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। पैरेलल तो रहेगा ही रहेगा वो, बस चेंज किस में आएगा, मैग्नीट्यूड में। तो ये स्टेटमेंट भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ लैम्डा विच इज अ स्केलर is multiplied in a vector, say वो वेक्टर है a, then the resulting vector, मतलब इसके बाद जो रिजल्ट में अपने पास वेक्टर आ रहा है, रिजल्टिंग वेक्टर that is what lambda a is what parallel to a, श्योरली पैरेलल होगा। अब अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो लाइक होगा, लैम्डा नेगेटिव हुआ तो अनलाइक होगा। तो ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर लैम्डा यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो है, लैम्डा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, लाइक वेक्टर। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो ये कैसे हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स। समझ में आ रहा है। चेंज किस में होगा, मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं। डायरेक्शन में चेंज बस इतना हो सकता है कि वो रिवर्स हो सकती है, बस इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है सबको, पक्का। अब एक काम करो, फटाफट नोट करो नहीं तो सो जाओगे तुम लोग थोड़ी देर में, जल्दी जल्दी नोट करो इसको, टाइम गवाए बिना। और थोड़ा फास्ट रखना स्पीड। और एक चीज और यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोगों के पास
अलग अलग नोटबुक्स चाहिए मुझे। ये जो जैसे नोट्स बन रहे हैं ना, ये बर्बादी और कुछ नहीं है। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। ये जो बन रहे हैं, मैथ्स की एक नोटबुक बनाओ, मैम जहां पढ़ा रही है अगर स्टार्टिंग से डाल रहा हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे से डालना शुरू कर दो, ठीक है? तो वो ऐसे करो फिर। यहां से बना, है ना? मुझे लगा तू किसी रफ रफ नोटबुक में बना रहा है। हाँ, तेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हैं तो मत बना तू। जिसके पास नहीं बने, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, तूने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जिसने नहीं पढ़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, वो नोट डाउन करते जाओ। बाकी सब लोग अलग अलग नोटबुक्स बनाओ यार, फिजिक्स की अलग, मैथ की अलग, केमिस्ट्री की अलग, ताकि आप जब गो थ्रू करो एग्जाम के टाइम पे तो सारे नोटबुक सेपरेट होने चाहिए। क्लास का नोटबुक अलग होना चाहिए, होमवर्क नोटबुक अलग। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करोगे। एक ही बुक में क्लास वर्क होमवर्क करना मत शुरू कर देना, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगी, आखिरी में कुछ नहीं समझ में। जितना सिस्टमैटिक होकर के काम करोगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी तुम्हें, याद रखो। तो क्लास के नोट्स अलग और होमवर्क वाले नोट्स अलग। थोड़े नोटबुक खरीदने पड़ेंगे, 5 6 8 10 जितने खरीदने पड़े खरीद करके रख लो पहले से। नोट करो, जैसी नोट